प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण सिंड्रोम जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, इसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करने से पहले सिंड्रोम शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह। ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होता है, इसमें अनेक लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिए हम इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। सर्वप्रथम H.F. क्लाइनफेल्टर ने इस सिंड्रोम के बारे में बताया था 1942 में, और इन्हीं के नाम पे इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक लिंग गुणसूत्र विकार है। देखिए, आप जानते हैं कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। ऑटोसोम, आप डायग्राम में देखिए तो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब 44 ऑटोसोम होते हैं, और दो जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो सिंड्रोमिक बीमारी है, ये गुणसूत्रों से रिलेटेड है, और वो भी गुणसूत्र कौन से? लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ये विकार है। इस विकार में क्या होता है, जो नर होता है उसमें मादा के समान लैंगिक द्वितीयक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जो मेल होगा, नर होगा, वो जो इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है, वो फीमेल के समान जो है लक्षणों को प्रकट करता है। एक सामान्य जो पुरुष होता है उसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम और दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और लिंग गुणसूत्र भी कौन से होंगे? एक एक्स और एक वाई, और कुल मिलाकर के 22 ऑटोसोम का जोड़ा है तो 44 ये हो गए, और दो लिंग गुणसूत्र हो गए तो 46 गुणसूत्र जो है एक स्वस्थ नर में पाए जाते हैं। लेकिन जब वो मेल इस सिंड्रोमिक बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसके गुणसूत्र में क्या परिवर्तन आता है, इसको देखिए। 22 पेयर ऑटोसोम तो स्वस्थ पुरुष के समान ही होंगे, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र है वो बढ़ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्स वाई, मतलब एक एक्स जो है क्या है, बढ़ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेल क्लाइनफेल्टर जो होता है उसमें 2 एक्स और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब 3 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस कारण से जहां एक सामान्य मनुष्य में, एक सामान्य नर में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, क्लाइनफेल्टर में टोटल 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक एक्स के स्थान पे मेल क्लाइनफेल्टर में कितने एक्स हैं? 2। अब आप इस डायग्राम को देखें तो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आप लिंग गुणसूत्रों को देखें तो यहाँ पे 2 एक्स और एक वाई दिखाई दे रहा है, जबकि सामान्य व्यक्ति में क्या होता है? एक एक्स एक वाई। तो यहाँ एक एक्स गुणसूत्र की क्या है? अधिकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में, मेल में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि हमारे शरीर में जो आदर्श गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी है? 46 है, और यहां पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो मेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आदर्श संख्या से एक बढ़ गई है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी पाई जाती है। ट्राइसोमी मतलब आदर्श संख्या से एक संख्या गुणसूत्र का बढ़ जाना। तो यहां पे एक एक्स बढ़ गया है गुणसूत्र, तो जहां 46 गुणसूत्र होने चाहिए, क्लाइनफेल्टर में 47 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि चूंकि सिंड्रोम से पीड़ित नर में एक एक्स लिंग गुणसूत्र अधिक होता है, अतः इसमें लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी पाई जाती है। तो आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो विकार है ये अपनी उच्च सीमा पर होता है, और उस दशा में नर में गुणसूत्रों की संख्या 47 के स्थान पे 48 या 49 भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? अब देखिए, मान लीजिए कोई मेल क्लाइनफेल्टर है जिसमें ये बीमारी जो है अपने उच्च अवस्था में है, तो 22 पेयर ऑटोसोम तो रहेंगे, लेकिन यहां पे 2 एक्स के स्थान पे कितने एक्स हो गए? 3 एक्स हो गए। सामान्यतः जो क्लाइनफेल्टर होता है उसमें 2 एक्स और एक वाई होता है, और गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 47 होती है। सामान्य क्लाइनफेल्टर में कितने? 2 एक्स होते हैं और एक वाई होता है, और टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपकी? 47। लेकिन उच्च अवस्था में इसमें 2 एक्स के कितने एक्स हो जाते हैं? 3 एक्स हो जाते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 48। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि ये एक्स जो है एक और बढ़ जाता है। ये जो एक्स है ये आपका क्या हो गया? कितने हो गए? अब 4 हो गए। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो अब आपके एक्स कितने हो गए? यहाँ पे 4, 1 2 3 4 हो गए, और गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी हो गई? 49।
लेकिन ये उच्च अवस्था में है। सामान्यतः जो क्लाइनफेल्टर होगा उसमें 2x और 1y सेक्स क्रोमोसोम होंगे और गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होगी आपकी 47। जब उच्च अवस्था में होंगे तो ये दोनों कंडीशन देखने को आपको मिलती है। अब हम इसी क्रम में एक दो पॉइंट्स पे और डिस्कस करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, बार बॉडी किसे कहते हैं? मादा के अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से एक एक्स गुणसूत्र जो होता है वो गहरे रंग का होता है, हेट्रोक्रोमेटिक होता है, जिसको हम बार बॉडी कहते हैं। 2 एक्स जो फीमेल में है लिंग गुणसूत्र, उनमें से एक एक्स जो है बार बॉडी कहलाता है। अतः किसी भी सामान्य महिला में बार बॉडी की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो कितनी होगी? 1 होगी। एक सूत्र है बार बॉडी बराबर nx-1, जहां पे n मतलब क्या है? x गुणसूत्रों की संख्या। तो अगर आप इस हिसाब से भी देखें तो एक सामान्य फीमेल में कितने x होते हैं? 2। तो nx का मान कितना आ गया आपका? 2 माइनस 1, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1। तो सामान्यतः एक सामान्य महिला में जो बार बॉडी होती है वो संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन अगर हम किसी क्लाइनफेल्टर नर की बात करें, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जनरली बार बॉडी हम किस में निकालते हैं? फीमेल में। अब हम क्लाइनफेल्टर नर की बात करते हैं क्योंकि उसमें एक्स गुणसूत्र क्या होता है? 1 से अधिक होता है। तो अगर हम नर में बार बॉडी की बात करें, सामान्य नर में बात करें, तो सामान्य नर में बार बॉडी नहीं पाई जाती। और सामान्य नर में बार बॉडी क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि अगर आप इस सूत्र का इस्तेमाल करें तो सामान्यतः नर में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक्स और वाई। तो x कितने हैं संख्या में? आपका 1 है। तो nx-1 में अगर हम रखेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 0। ठीक है ना? तो सामान्य नर में बार बॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित नर की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि सामान्यतः जो क्लाइनफेल्टर पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें 2x और y क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहां पे x कितने हैं आपके? 2 हैं। तो nx में अगर आप मान रखेंगे तो nx बराबर कितना हो गया आपका? 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1। तो एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित नर में एक बार बॉडी पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइनफेल्टर सामान्यतः नर में बार बॉडी नहीं होती, बार बॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन अगर वो क्लाइनफेल्टर बीमारी से ग्रसित है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है, तो उस दशा में उसमें बार बॉडी की संख्या सामान्यतः 1 पाई जाती है। अब हार्मोन की स्थिति भी आप देख लीजिए। देखिए, क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम से पीड़ित मेल होता है उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्तर जो है काफी उच्च होता है। लेकिन एंड्रोजन हार्मोन की उनमें क्या होती है? कमी होती है। एंड्रोजन हार्मोन की क्या होती है? कमी। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी क्या होती है? कमी होती है। किस प्रकार से एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पैदा हो सकता है? एक अनुमान, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से XXY 3 लिंग गुणसूत्रों के साथ कोई पुरुष पैदा हो सकता है। मान लीजिए कोई फीमेल है और उसमें अंड जनन की क्रिया चल रही है, तो सामान्यतः क्या होता है? आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है मध्य रेखा पर लगते हैं और हर जोड़ी में से एक गुणसूत्र एक पोल की ओर, दूसरा गुणसूत्र दूसरे पोल की ओर चला जाता है और उसके बाद दोनों पोलों से युग्मकों का निर्माण हो जाता है। सामान्य भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। अब हमने यहाँ पे केवल, क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है, तो हमने 2 लिंग गुणसूत्र ले लिए फीमेल के XX। अब सामान्यतः क्या होगा? ये X नॉर्थ पोल की ओर, ये X साउथ पोल की ओर चला जाएगा। एक युग्मक ऊपर वाले पोल पे बन जाएगा और एक युग्मक नीचे वाले पोल पे बन जाएगा और दोनों युग्मकों में एक एक X गुणसूत्र आ जाएगा। तो इस युग्मक में 23 गुणसूत्र और इस युग्मक में 23 गुणसूत्र, इनमें से 22 ऑटोसोम और एक लिंग गुणसूत्र, इस युग्मक में भी 22 ऑटोसोम और एक लिंग गुणसूत्र। लेकिन अगर कोई व्यक्ति में यह अंडजनन की क्रिया सामान्य ना हो तो क्या होगा? अब देखिए, यहां पे अंडजनन की क्रिया का सामान्य ना हो तो क्या होगा, मैंने आपको दिखाया है। मान लीजिए ये सेल है जिसमें 2 लिंग गुणसूत्र हैं XX। अब इनमें से एक को ऊपर जाना है, एक को नीचे जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता और दोनों ही लिंग गुणसूत्र XX जो है ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले पोल पे चले जाते हैं। अब एक युग्मक ऊपर बन गया केंद्रक और एक केंद्रक नीचे बन गया युग्मक का। तो ऊपर वाले जो युग्मक हैं उसमें आपके कितने लिंग गुणसूत्र हो गए? 2। और ऑटोसोम कितने होंगे? 44 का आधा 22। तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 24।
और जो नीचे युग्मक बना है आपका, इसमें क्या है, कोई भी x नहीं आया, तो x बराबर 0। और ऑटोसोम कितने हैं इसमें, 22, तो केवल इसमें 22 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। इसमें एक गुणसूत्र की कमी है और इसमें 2 गुणसूत्रों की क्या है, अधिकता है। अब इस प्रकार का युग्मक जिसमें एक x के स्थान पे 2 x मौजूद हैं, जब ये अंडा किसी ऐसे स्पर्म को द्वारा फर्टिलाइज होता है जिस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है। आप जानते हैं मेल में 2 प्रकार के गुणसूत्र मेल में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म और एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म। तो अगर मान लीजिए कोई वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस प्रकार के अंडे को फर्टिलाइज करता है जिसमें 2 एक्स मौजूद हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पैदा होगा, क्योंकि 2 एक्स इसमें है, एक वाई इसके पास से आ गया और ऑटोसोम तो 44 रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपके 2 एक्स और एक वाई, आपकी बात समझ में आ रही होगी कि भाई आप खुद समझिए, ये जो गुण आपका शुक्राणु है इसमें क्या इसकी संरचना है, इसमें 22 ऑटोसोम है, ठीक है, और एक क्या है, वाई है, वाई लिंग गुणसूत्र है। और ये जो अंडा बना इसमें क्या है आपका, 22 क्या है आपके ऑटोसोम है और लिंग गुणसूत्र इसमें कितने हैं, 2 हैं, एक एक्स और दूसरा भी एक्स। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों लिंग गुणसूत्र जो है एक साइड चले गए और इस वाले युग्मक में कोई भी एक्स गुणसूत्र नहीं आया। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जीनी संरचना क्या बनेगी आपकी, 44 आपकी क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम प्लस लिंग गुणसूत्र कितने होंगे, एक्स एक्स और वाई। और ये स्थिति किसकी है, ये स्थिति है आपकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो इस प्रकार से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की उत्पत्ति होती है। अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों की, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था सिंड्रोम मतलब लक्षणों का समूह। तो एक क्लाइनफेल्टर में क्या क्या लक्षण होते हैं, देखिए इसमें वृषण और शिश्न छोटा होता है, वृषण और शिश्न छोटा होगा। ये क्लाइनफेल्टर का डायग्राम है जिसमें वृषण और पेनिस जो होता है बहुत छोटा होता है। ये बंधे होते हैं मतलब नॉन फर्टाइल होते हैं। इनमें मादा के समान स्तन विकसित हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें फीमेल के समान, एक विकसित फीमेल के समान स्तन पाए जाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये इसमें फीमेल के लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, लैंगिक सेक्सुअल जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो सब पाए जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में इसमें आप देखिए, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जा रही हैं और इसे हम गाइनेकोमैस्टिया कहते हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, गाइनेकोमैस्टिया कहते हैं। नर में सामान्यतः बाल होते हैं। आप जानते हैं कि जो मेल होता है उसके शरीर में रोए पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, लेकिन इस सिंड्रोम से पीड़ित जो मेल होगा उसके शरीर में बाल कम पाए जाएंगे। और ये बालों को कम पाया जाना किसका लक्षण है, फीमेल का लक्षण है। इसी प्रकार से मेल के शरीर में फेस पे बाल होते हैं, वो शेविंग करता है, दाढ़ी बनाता है और साथ ही साथ मेल की आवाज़ भारी होती है। लेकिन ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले नर हैं, इनके चेहरे पे बाल नहीं आते और इनकी आवाज़ भी फीमेल के समान पतली होती है। आवाज़ का जो पिच होता है वो बहुत अधिक होता है फीमेल के समान। इनके घुटने पास पास होते हैं। देखिए सामान्यतः जो पुरुष होते हैं उनके घुटने दूर होते हैं और फीमेल के घुटने जो है पास पास होते हैं। तो ये एक फीमेल का कैरेक्टर है, घुटने पास पास है आप देखिए, और इसको हम कहते हैं नॉकनीज। इसे हम क्या कहते हैं, नॉकनीज कहते हैं, जब घुटने जो है पास पास होते हैं। मसल मास कम होता है इनमें, जो मस्कुलर बॉडी जैसे मेल की होती है उस टाइप की मस्कुलर बॉडी नहीं होती इनमें। मसल मास क्या होता है, कम होता है। इनकी अस्थियां बेहद कमजोर होती हैं, मंद बुद्धि होते हैं। इनका माइंड का जो विकास है बहुत अधिक नहीं होता, तो ये मंद बुद्धि प्रकार के होते हैं। और ये मानिए कि हर 500 जन्मे बच्चों में से एक बच्चा जो है इस रोग से पीड़ित हो सकता है। ये असामान्य रूप से लंबे होते हैं। आप ये देखेंगे कि इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, असामान्य रूप से लंबे होते हैं। तो ये कुछ विशेष कैरेक्टर हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताया, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हो सकती है, क्या क्या इनके कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।